हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है अफवाह। अफवाह का मतलब होता है पानी का बहाव करना। अफवाह क्या है? पानी का बहाव। तो इसी के कुछ एनसीईआरटी जोन के प्रश्न की बात करते हैं। तो जैसे शुरू में 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव को कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, वुलर झील निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पहला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज को देखते हुए। तो पूछा गया है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है, और मैं आपसे पूछूंगा वुलर झील किस पानी का स्रोत है। आप कमेंट में पास करेंगे। तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन घ सही है। तो जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर है। वुलर झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर है। और आपको कमेंट में बताना है वुलर झील कौन से पानी की झील है, मीठे पानी की झील है या नमकीन पानी की झील है, ये आपको बताना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी आपके पठारी क्षेत्र की नदी है, अथवा हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदी है। और नर्मदा नदी का जो बहने का की दिशा है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यह कहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है? तो ऑप्शन ख आपका सही आंसर हो जाता है, अमरकंटक। क्या हो गया? ऑप्शन ख अमरकंटक। ये अमरकंटक से उद्गम स्थल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल अर्थात नमकीन झील है। सांभर, वुलर, डल या गोविंद सागर। तो जो सांभर है, सांभर नमकीन पानी की झील होती है। सांभर कौन से पानी की झील होती है? नमक के पानी की झील होती है। तो बाकी सब आप समझ गए होंगे कौन से पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है? तो वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या महानदी है? अब नाम तो महानदी का बड़ा है, लेकिन भ्रम में नहीं होना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? गोदावरी नदी होती है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि तंग घाटी है। ऐसी घाटी जहाँ से ऊपर से नहीं, मतलब घाटी क्या है? गहरी घाटी है, और जहाँ पर पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ऐसी कौन सी नदी है जो घाटियों से होकर के बहती है? तो वह है यहाँ पर आपकी दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा, और दूसरी कौन सी है? तापी। तो यह तापी नदी है। भ्रंश घाटी से जो नदी बहती है उसका जो बहने की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। तो यह तापी नदी है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है आपका, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक एक उदाहरण दीजिए। तो जल विभाजक का कार्य क्या होता है? जल विभाजक का कार्य पढ़ते हैं। देखिए, जल विभाजक, विभाजक का मतलब होता है इसको अलग करना। जैसे कोई उच्च भूमि या जैसे पर्वत दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को अलग अलग करता है, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पर कई सवाल आपके दोबारा से आगे समझ में। अफवाह द्रोणी, द्रोणी किसे कहते हैं? तो द्रोणी उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो किसी नदियों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होता है, किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होता है उसे हम उस नदी की द्रोणी कहते हैं। तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है। तो इसलिए कोई भी दो नदियों के बीच में, यानी कि दो नदियों के उन क्षेत्रों के बीच में जो जहाँ तक उसका जल पहुंच जाता है, उसके बीच में जहाँ भी उच्च भूमि होगी, जैसे पर्वत हो या कोई और हो, तो उसे हम जल विभाजक कहते हैं। समझ गए? प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या था। प्रश्न नंबर 2 था आपका, भारत की सबसे बड़ी विशाल द्रोणी कौन सी है? तो उत्तर देखें, भारत की सबसे बड़ी विशाल द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी की द्रोणी, अर्थात गंगा नदी का सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जिसके लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 25,000 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी का क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। हिमानी हिम नदी को बोलते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल गंगोत्री होता है, जो हिमालय के दक्षिण ढलान पर स्थित होता है। और सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। याद रखेंगे, सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमालय से निकलते, जो हिमालय के दक्षिण ढलान पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, गंगा की दो धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो प्रश्न नंबर 4 को उत्तर देखते हैं। गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी? भागीरथी है और अलकनंदा है। तो गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। ये रुद्र उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहाँ मिलती है? ये उत्तराखंड में मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर, जहाँ एक दूसरे से मिल जाती है, जिसे हम संगम कहते हैं, और ये वहां पर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है आपका, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में जब ब्रह्मपुत्र आती है, उस ब्रह्मपुत्र में बहुत कम गाद है, यानी कि उसका जो निक्षेप होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि धारा बहुत लंबी है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि तिब्बत का, सबसे पहली बात तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन इस मार्ग में वर्षा और अन्य साधनों से कम जल की बात होती है, यानी कि वर्षा से किसी जल की बात नहीं होती, या कोई अन्य साधन उससे भी जल की बात नहीं होती। जल बहुत कम होता है, और जब जल कम होता है तो उसकी अपतन शक्ति भी कम होती है। इसी कारण से इसमें गाद की मात्रा कम होती है। समझ गए? अगला प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? आपसे पूछा गया है कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है और समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो भारत की दो ऐसी नदियां, नर्मदा और तापी नदी, जो गर्त से होकर बहती है, अर्थात भ्रंश घाटी से होकर बहती है और समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सब याद रखेंगे, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है आपका, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। क्या प्रश्न है? नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए, यानी कि नदियां और झील हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों है वो। तो जो नदियां और झीलें होती हैं, नदियों में यदि झीलें हैं तो वो नदी के बहाव को नियंत्रित भी करती है, और यदि किसी समय पर अतिवृष्टि हो जाए या बारिश तेज हो जाए तो वे उस समय बाढ़ को रोकती भी है, और यदि अनावृष्टि अर्थात बारिश ना हो तो पानी के बहाव को बनाकर भी रखती है, और इसका उपयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है। तो जो हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, नदियों के जल को रोकते हैं, तो उससे क्या करते हैं, जल विद्युत के लिए भी, जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही यदि जल एक स्थान पर भरा रहता है, बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो आसपास की जलवायु को भी मृदु बनाती है, यानी कि जलवायु को नम बनाती है, और जलीय पानी तंत्र का संतुलन बनाकर रखती है, जिससे ये प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि करती है। जब प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वहाँ पे पर्यटक देखने के लिए जाते हैं, इसलिए पर्यटन का विकास करने में सहायता भी प्रदान करती है और मनोरंजन भी करती है। ये कुछ नदियों और झीलों के महत्व थे। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो पूछा गया है, नीचे जो भारत की झील है उनमें से कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी मानव निर्मित है। तो वूलर आपकी प्राकृतिक झील है, डल प्राकृतिक झील है, नैनीताल यह भी प्राकृतिक झील है, भीमताल यह भी प्राकृतिक झील है, जबकि गोविंद सागर मानव निर्मित झील है। लोकटक यह भी प्राकृतिक झील है, बारापानी यह भी प्राकृतिक झील है, चिल्का प्राकृतिक झील है, सांभर प्राकृतिक झील है, राणा प्रताप सागर और निजाम सागर दोनों ही मानव निर्मित झील है। पुलिकट प्राकृतिक झील है, जबकि नागार्जुन सागर और हीराकुंड मानव निर्मित झील है। तो आप समझ गए होंगे, वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बारापानी, चिल्का, सांभर और पुलिकट ये सब कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, जबकि गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड मानव निर्मित झील है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये झील किस किस राज्य में या किस किस नदी के पास स्थित है, किस नदी में या किस राज्य में स्थित है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो नदियों का योगदान बताना है किसी भी देश के लिए क्यों है, और खासतौर से देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का योगदान क्यों है। तो इसके बहुत सारे बिंदु हो जाते हैं, तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है कि जो नदियां होती है तो वो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। कैसे करती है?
नदियाँ होंगी तो उनके आसपास का जो वातावरण होगा वो हरा भरा होगा, यानी कि वहाँ पे ग्रीनरी होगी और जंगल का निर्माण होगा। तो जो वन होते हैं, वन हरे भरे होते हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दूसरा, जल के बहाव को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। तेज बारिश होती है या बारिश नहीं होती है तो उस क्षेत्र में जल के बहाव की कमी भी नहीं होती, जल की कमियां नहीं होती, इसलिए जल के बहाव को नियंत्रण करने में भी सहायता करती है। नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया और ये बस्तियां कालांतर में बड़े बड़े शहर बन गए। तो आपने देखा भी होगा, जो पुराने आदिवासी थे, जब मानव सभ्यता बनी थी, मानव सभ्यता नदियों के तटों से ही आरंभ हुई थी। नदियों के तटों से सभ्यता आरंभ हुई थी और बाद में वही बड़े बड़े शहर बन गए थे। भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। यदि नदियां हैं तो भारी वर्षा के समय वो पानी के बहाव को कंट्रोल करती है, अतः हम कह सकते हैं कि भारी वर्षा के समय यह बाढ़ को भी रोकती है। ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य करती है, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। नदियां जब निक्षेप को लेकर चलते हैं तो निक्षेप मैदानों का निर्माण करती है और ऊपरी लेयर पर उपजाऊ मृदा का निर्माण करती है, जिसे हम खादर कहते हैं। और ये इतने उपजाऊ होते हैं, इस पर हमें ज़्यादा मेहनत, बिना मेहनत किए भी खेती की जा सकती है। नंबर 6, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बना करके रखती है। जब मौसम गर्मी का होता है तो भी पानी का बहाव बना कर रखती है, तो मौसम अनुकूल रहता है। अगला पॉइंट है, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है, जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। तो हमें नदियों के पानी को गंदा भी नहीं करना चाहिए। नदियों का पानी सभी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। नदियों के ऊपर बांध बना करके हम जल विद्युत पैदा करते हैं और अन्य भी काफी उपयोग में लाते हैं। यह पर्यटन का विकास करने में भी सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन भी करती है। जैसे पहले भी बताया था, नदियां क्या करती है, पर्यटन क्षेत्रों का विकास करती है, आसपास के वातावरण को नम बनाती है। और नंबर 11 पॉइंट है आपका, नदियां अवसादी निक्षेपों का निर्माण करती है, जिससे इन निक्षेपों में वनस्पति और प्राणी के अवशेष पाए जाते हैं, जो आने वाले समय में सड़कर गलकर कोयले का या पेट्रोलियम के रूप में भी रूपांतरित हो जाते हैं। ये जलीय पारितंत्र को भी बना करके रखती है। तो जलीय पारितंत्र का बना रहना भी जरूरी है। ये क्या करती है, ये जलीय पारितंत्र को भी बनाकर रखती है। नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का कार्य भी करती है, यानी कि नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, जल की निकासी की जाती है, तो जल निकासी के कार्य में भी हेल्पफुल होती है। चलिए, आपका यहाँ तक आज चैप्टर फिनिश हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो जब भी बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बार बार हमें भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजना पड़ेगा, तो जिससे आप अपनी वीडियो को देखते रहेंगे और आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।